हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है, दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देश और दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, जो तमाम चीजें घट रही हैं, उस पर भी आप नजर बनाए हुए होंगे। और उसी से मुतालिक हम आगे बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान के साथ हैं याना मीर साहिबा। मैं समझती हूँ कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं, इंस्पायर होते हैं, सुनते हैं। याना साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर व्यूअर्स। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। जी, मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ इस बात के लिए कि आज आपने मसरूफ वक्त में से वक्त निकाला, क्योंकि हमारे प्यारे व्यूवर्स में से ही मुझे ऐसे बहुत लोगों ने शिकायत की। और ये बड़ा अजीब लगा मुझे कि अनसब्सक्राइब किया और ये कहा कि आप याना मीर जी को क्यों नहीं बुलाती, और आप इंडियन होके उन्हें नहीं बुलाती, और आप प्रायोरिटी पे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बुला रही हैं। जो कि मेरे लिए बहुत ही अजीब सी बात थी कि मैंने प्रायोरिटी पे कहाँ किसको रख दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं किस कश्मकश से गुजर रही थी, क्योंकि लोग मसरूफ हैं, इनफैक्ट लोग नहीं समझते इस बात को। आई एम मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, माजरत चाहती हूँ कि बहुत टाइम से मैंने आपको कमिट कर रखा था, लेकिन मैं आपके शो पर नहीं आ सकी। और जो आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं इस वजह से कि आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को चैनल पे बुलाती हैं, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप लोग, बल्कि आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की शोज देखना बंद करें। वो बैठकर हमसे टीआरपी ले रहे हैं, हमसे कमा रहे हैं। उनकी व्यूअरशिप इंडियंस की वजह से बढ़ रही है और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। और जो उनके हालात भी कुछ ऐसे हैं कि कश्मीर से कुछ लड़कियों को मैंने कहा था कि मैं हमेशा मसरूफ रहती हूँ, तो उनको जरूरत है उनके शोज पे जाइए पाकिस्तानी चैनल्स पे और बात कीजिए। उनको जरूरत है कश्मीर से लड़कियों की और लड़कों की भी बात करने के लिए। तो मैंने अपने कुछ भाई कजिन्स और कुछ जो मेरी कंपनी में काम करती लड़कियां और इवन फ्रेंड्स फ्रेंड्स को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज जाइए इनके चैनल्स पे। और अगर अगर आप चाहते हो तो उनसे पेमेंट भी ले लेना। अब ये यंग बच्चे हैं ना कॉलेज की, तो मैंने सोचा बेचारों को टाइम नहीं होता अपने असाइनमेंट असाइनमेंट में से, तो पेमेंट मांग लेना, कोई बात नहीं। हम तो करते हैं देश के लिए, लेकिन इनको शायद ये मसरूफ होते होंगे। तो मैंने कहा कि आप देखो, अब वो उनको व्यूअर्स इतने मिलते हैं तो आप पेमेंट ही मांग लो उनसे, पाकिस्तानी है तो। तो मुझे कहते हैं याना दीदी, हमने उनको कहा भी कि पेमेंट दो, लेकिन ये कहते हैं कि पाकिस्तान से पेमेंट नहीं होती। तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि जब आप खुद को देशभक्त कहते हो तो आप क्यों जाकर पाकिस्तानियों के चैनल्स देखते हो। ये ये जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, मुझे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छे हैं और बहुत तमीज से पेश आते हैं मेरे साथ भी जब वो मुझे चैनल पे बुलाते हैं। लेकिन मैं अपने देश के लिए जाती हूँ ताकि उनके लोग सुन सके कि हमारी क्या राय है। लेकिन मैं कतई इसलिए नहीं जाती कि हमारे लोग उनके चैनल्स देख देख के उनकी व्यूअरशिप बढ़ाए और उनको कमाई दें, क्योंकि ये एक तरह से देशद्रोही मैं समझूंगी कि आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स देख रहे हो बनस्बत इंडियन यूट्यूबर्स के चैनल्स। आपको इंडियन यूट्यूबर्स के चैनल्स देखने चाहिए और उनकी व्यूअरशिप बढ़ानी चाहिए। जी। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत हिम्मत के साथ आपने एक बहुत ही कड़वा सच कह दिया, क्योंकि इस बात को कहने की कोशिश भी की गई है तो लोग बहुत ही गलत तरीके से समझते हैं। और मैं खुद बहुत प्राउड फील करती हूँ कि कश्मीर के बच्चे खुद अपनी जबान के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी आवाज के साथ बाहर आ रहे हैं। जो कहा जाता था कि कश्मीरी बच्चों में जबान नहीं है, जहन नहीं है, वो तो सिर्फ पत्थरबाज हैं। और कहा जाता था कि कश्मीर में तो कुछ इस तरह का टैलेंट है नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं ये बात सुन के और खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि उन बच्चों को इंस्पायर करने में, उनको मोटिवेट करने में आप जैसी शख्सियत का हाथ है। तो मैंने कहा ना कि मैंने थैंक यू आपको सो जब मच। शुरुआत में जब देखा था याना जी, तो मैं आपसे इम्प्रेस नहीं हुई थी। इम्प्रेस एक बहुत ही अलग वर्ड हो जाएगा। मैं आपसे इंस्पायर हुई थी। मुझे एक इस बात की थैंक खुशी हुई थी कि एक शख्सियत हमारे मैं अपनी अगर कम्युनिटी की भी बात कहूँ, मुस्लिम कम्युनिटी की, और हमारे भारत देश से एक ऐसी शख्सियत बात कर रही है जो इन मुद्दों पे अमूमन लोग बचते हैं, कतराते हैं बात करते हुए। आपने बहुत अच्छी बात कही यू। कि हमारा एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी इकोनॉमी में, कि हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को हमारे इंडियन बहुत भर भर के व्यूज देते हैं। नो मैटर, आप जाइए, आप देखिए, लेकिन जब इंडियन कुछ कर रहे हैं तो आप उनका भी हौसला बुलंद कीजिए, उनके साथ भी खड़े होइए शाना बशाना। कश्मीर से बहुत सारे बच्चे आ रहे एब्सोल्युटली। हैं, पूरे भारत से अभी वो नहीं दिखता है। बहुत कमी से बच्चे बना रहे हैं, बहुत कमी से यंगस्टर आगे आ रहे हैं। मैं अपनी कोशिश जारी रख रही हूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रख रही हैं। तो हमारे व्यूवर्स आई होप इस बात को समझेंगे, और जो जिन लोगों को शिकायत थी या एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट बनाया इस बात का कि आपने याना जी को क्यों नहीं बुलाया, आपकी कोई खास दुश्मनी है, मैंने बहुत अजीब अजीब कमेंट पढ़े। और कुछ कमेंट मुझे लिटरली डिलीट मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे डिलीट करने पड़े कि क्या लिख कर जा रहे हैं।
किसी ने मुझे लिखा कि आप उनके साथ कंपटीशन कर रही हैं, आपने याना जी को नहीं बुलाया, और वो तो वहाँ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर जाती हैं, आप पाकिस्तानियों को बुला रही हैं। तो मुझे ये सब चीजें थोड़े दिन के लिए असर भी की थी, लेकिन मैं आपसे लगातार राब्ते में थी और मैं कोशिश कर रही थी कि ये बात याना जी आकर खुद क्लियर करें कि भैया हम भारतीय हैं, हम अपना काम करने पे फोकस कर रहे हैं, हमारा बेशक। कर्म है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि भैया मजहब क्या, पाकिस्तान इंडिया क्या, उससे हटके बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमारे यूथ को अवेयर होने की बेशक। जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया, आप बेशक। आई और आपने खुद वो बात क्लियर कर दी, तो हमारे व्यूवर्स इस बात को समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोग रूट कर चले गए हैं। यानी जी, आप इस इंशाल्लाह। वक्त देख रही हैं हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। इस वक्त एक बहुत हॉट टॉपिक में है कि यूसीसी, जिसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर बना दिया गया है। हालांकि उसका जो दायरा है वो काफी बड़ा है, जिसको समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझना जरूरी है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, हनी ट्रैप, सीमा हैदर केस। तो इस तरह के केसेस जो सामने आ रहे हैं, हनी ट्रैप का मैं इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ, जो हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट हमारे देश में, तो उनका उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं और काफी सीरियस आरोप हैं कि किस तरह से वो हनी ट्रैप हुए, किस तरह से पाकिस्तान के एजेंट उनसे बात करते थे, और काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हुई है उनके जरिए। अब ये सीमा हैदर साहिबा, इनका केस शुरू हो चुका है। आप ये सारी चीजें देख रही हैं, आप इस सारे तमाम मामले को भारत की सुरक्षा को लेकर किस तरह देखती हैं? ऑब्वियसली ये बहुत ही इट इज, ये एक स्केरी चीज है। ओके। मतलब डर लगता है जब पता लगता है कि सीमा हैदर इज नॉट द फर्स्ट केस। इनसे पहले भी इसी साल इकरा जीवानी का भी केस हुआ था। वो हम्म। भी इसी तरह किसी गेमिंग ऐप से एक इंडियन लड़के को मिली और फिर नेपाल के रास्ते से इंडिया में घुसी और फिर बैंगलोर में रहने लगी उसके साथ। आई थिंक शादी भी कर ली। अब ये दूसरा केस है। एक गेमिंग ऐप के जरिए से सीमा हैदर की मुलाकात हुई सचिन से, फिर नेपाल के रास्ते वो आई इंडिया में। अच्छा, आई तो आई, 4 बच्चे लेकर आई। तो अब सोचने वाली बात यह है कि नेपाल के रास्ते से ये आ कैसे जाते हैं, क्यों कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है ना। गेमिंग एप्स में मासूम भोले भाले इंडियन लड़कों को फंसाया जा रहा है। ठीक है ना। अब वो तो, अब हम लड़कों को कैसे कंट्रोल करें, वो अब उनको खुद इतनी अकल होनी चाहिए कि इंडिया में क्या लड़कियां मर गई है कि पाकिस्तान से ले आते हैं गर्लफ्रेंड्स। इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है। तो और अब बच्चों के साथ। ये ऐसी गलती। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, आई तो आई, 4 बच्चों को लाई। अच्छा, और अब हमें पता नहीं है ना कि ये मतलब सचमुच सचिन से प्यार करती है, या ये सचमुच मोहब्बत वाला मुद्दा है, या मतलब उसकी कोई और परेशानी होगी, वो उससे भागना चाह रही होगी, इंडिया एंटर करना चाह रही होगी, शायद एक बेटर लाइफ के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए वो आई होगी। जरूरी नहीं है कि सचिन से सच्ची मोहब्बत करती है। ये भी हो सकता है कि कोई एजेंट हो सकती है, कोई स्पाई हो सकती है, बहुत सारी चीजें, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। लेकिन इस सब में मैं उसकी लव स्टोरी और इस पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। दो चीजें मुझे इसमें चुभ रही हैं कि वो जो 4 बच्चे आए हैं, क्योंकि हम कोई धर्मशाला नहीं है, हमारी अपनी कंट्री है, एंड वी आर नॉट एग्जैक्टली ओपन टू फॉर रेफ्यूजीज। यू नो, मुझे नहीं लगता कि इंडियंस रेफ्यूजीज को वेलकम करते हैं। वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारी देखिए, जो भी हमारी आइडियोलॉजी है और जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, कुछ हमारी आइडियोलॉजीज पॉलिसीज में तब्दील हो जाती हैं, कुछ अभी तक तब्दील नहीं हुई, कुछ अभी तक प्रोसीजर में अटकी हुई हैं। लेकिन फैक्ट इज कि हम अपनी आइडियोलॉजीज को लेके बहुत क्लियर है। हम रेफ्यूजीज को वेलकम नहीं करते। हमने हमेशा कहा है, चाहे वो रोहिंग्या हो या कोई भी हो, हम उनको नहीं वेलकम करते। अच्छा, कश्मीर में भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो मिलिटेंट से शादी करके आई हैं बहुएं बनकर। ठीक है ना। जो जो मिलिटेंट, जो हमारे अपने बेटे जो यहाँ से पास हो, क्रॉस ओवर होके सरहद पार करके वहां चले गए थे मिलिटेंट ट्रेनिंग के लिए, फिर उनको रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ कि नहीं भाई, हम हिंदुस्तान से दगाबाजी नहीं कर सकते भारत से। तो फिर वो आ गए, सरेंडर हो गए और अब इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वहां से जो बीवियां लाए हैं, अब उनको ही सिटीजनशिप नहीं मिल रहा है। इतने सालों से वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन कश्मीर के अपने जो लोकल्स हैं वो नहीं चाहते कि इनको आधार कार्ड मिले, वो नहीं चाहते कि ये औरतें जो है वो इलेक्शंस में खड़ी हो। एक लेडी थी इनमें से जो इलेक्शन में खड़ी होना चाहती थी, कंटेस्ट करना चाहती थी, जो पंचायत की इलेक्शंस और डीडीसी की इलेक्शंस हो रही थी। लेकिन उसको नहीं, मतलब लोकल्स ने ऑब्जेक्शन उठाया, कहा कि नहीं, इवन अगर मोदी जी ने मन की बात में शायद ये बात छेड़ी भी थी कि इनको सिटीजनशिप दी जाए, या
इनको कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं ताकि ये इवन दे कैन ट्रैवल बैक होम, लेकिन लोकल्स खुद ही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको कैसे दे सकते हो आप सिटीजनशिप। हम्म। तो ये चीज है ना, ये मतलब जस्ट बिकॉज सीमा हैदर आ गई पार करके, जस्ट उसको मोहब्बत हो गई तो उसको बस आधार कार्ड मिल जाएगा, उसको बस मतलब वो रहने लग जाएगी। इट इज नॉट एक्चुअली राइट, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ, कल भी मैंने एक पाकिस्तानी चैनल पे यही बात की थी कि अ, भारतीय होने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपको किसी भारतीय से प्यार हो गया और आप उससे शादी करके यहाँ सेटल हो जाओ। भारतीय होने के लिए जो सोच है वो अपनानी होती है। हमारी अपनी सोच किस तरह बनती है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी किस तरह बनती है, चाहे वो कोई भी सोच हो, चाहे वो सियासी सोच हो या हमारी सभ्यता हो, हमारी मर्यादा हो, वो सब बनी है क्योंकि एक बहुत ही लंबी तारीख है जो हमसे जुड़ी हुई है। वेदास के टाइम से लेके ब्रिटिश के टाइम तक इतनी लंबी तारीख। और आई थिंक द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजन हमारे यहाँ हुआ है, एंड हम वो एक ही एक लौती शायद सुपर पावर होंगे एक जमाने में जिन्होंने दूसरी कंट्री पे अटैक नहीं किया। हमेशा हमारे यहाँ इन्वेडर्स अटैकर्स, चाहे वो अरब से हो, चाहे वो फिर पोर्चुगीज, चाहे वो फिर ब्रिटिश, सब बाहर से आते हैं, हम पे अटैक करते हैं, हमारे मंदिरों को लूटते हैं, हमारी औरतों की अजमत रेजी होती है, हम फाइट बैक करते हैं। हमने हमेशा अपने कल्चर को बचाने के लिए फाइट किया है, ये हमारी तारीख में है, चाहे वो मुगलों से हो, चाहे वो अफगान से हो, चाहे वो ब्रिटिश से हो, हमने हमेशा लड़ा है। और हमारी तारीख जो है, हम यही कहते हैं कि हम आपके एरिया में ट्रेस पास नहीं करेंगे, आप हमारी एरिया में नहीं करना। और हम वो देश है जिसने हमेशा से, जो बहुत ही प्रॉस्परस रहा है, आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से पाटलिपुत्रा वाज वर्ल्ड्स रिचेस्ट कैपिटल। तो वो हम्म। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जमाने में वे द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो जब हमने दुनिया को इतना कुछ दिया है, चाहे वो योगा हो, आयुर्वेद हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम वो कंट्री है। इट इज नॉट सो इजी कि कोई आ जाए और बोले कि मैं इंडियन बन गई। इट्स नॉट दैट इजी। आज इन्हीं सब हमारी तारीख की वजह से हमारी सोच कुछ ऐसी है कि आज आप मॉडर्न हम्म। आइडियोलॉजी देख लीजिए एक इंडियन की। एक इंडियन कभी भी रशिया से दगाबाजी नहीं करेगा, एक इंडियन कभी भी नहीं कहेगा कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करते, कभी नहीं कहेगा। एक इंडियन कभी नहीं कहेगा कि हम इसराइल के बनस्बत फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, चाहे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने वहां जाकर जो भी बोला हो। लेकिन रियल इंडियन विल नेवर सपोर्ट फलस्तीन, विल ऑलवेज सपोर्ट इसराइल, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो हमारी अपनी एक सियासी सोच है, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है। हम जो है वो बिल्कुल। औरतों को जो है यहाँ पर गॉडेस माना जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। औरत जो है उसको देवी माना जाता है। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में क्या है, उनका हुदूद ऑर्डिनेंस देखिए, बड़ा बनाया उन्होंने हुदूद ऑर्डिनेंस औरतों के लिए। क्या बोलता है वो कहता है कि खुदा ना खास्ता किसी औरत के साथ अगर रेप हो गया, उसकी अपनी टेस्टिमनी काफी नहीं है, वो उसकी अपनी टेस्टिमनी का की कोई वेटेज नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। हम्म। उसको उसकी टेस्टिमनी के लिए 4 मर्दों को गवाही देनी पड़ती है कि दवाई सचमुच देनी। रेप हुआ है। 4 मर्दों हम्म। को गवाही देनी पड़ती है, तभी जो है उसकी जो कंप्लेन है वो कबूल की जाएगी। वरना तब तक हम्म। और तब तक जब तक 4 मर्द उसकी तरफ से टेस्टिमनी नहीं देते, तब तक उसको पुलिस कस्टडी में बिल्कुल। रखा जाता है। अगर वो रेप के खिलाफ कंप्लेन करती है, उसको कस्टडी में रखा जाता है। और पुलिस कस्टडी में 86% महिलाएं, 86% औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है इन पाकिस्तान पुलिस कस्टडी। ये हालात है वहां की औरतों की। और इन्हीं हालातों की वजह से जो है सीमा हैदर जैसी लड़कियां अपना देश छोड़ के यहाँ चली आती, फिर यहाँ आके इंटरव्यू देती है कि आपकी पुलिस भी कितनी अच्छी है, आपकी जेलें भी कितनी अच्छी हैं, आपके लोग कितने अच्छे हैं। अरे हमें तो पता है वो कितने अच्छे, आप हमारी मीडिया में बैठ के हमें सुना रहे हो कि हम कितने अच्छे हैं, हमें पता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो इतने बुरे हैं कि वहां से लड़कियां भाग भाग कर यहाँ आ रही हैं। क्यों भाई, हम क्यों उनकी जिम्मेदारी उठाएं, और वो भी उनके 4 बच्चों की उनके साथ साथ। क्यों हम उनकी जिम्मेदारी उठाएं? क्या उनकी उनकी ये ड्यूटी नहीं होती कि अपनी औरतों का के साथ अच्छा सलूक करें? क्या उनकी ये क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं होती कि अपने हमसाय मुल्क से सीखें कि आज भी जो है हम्म। हमारी गवर्नमेंट औरतों के हक के लिए लड़ रही है। जिस यूसीसी का आपने जिक्र किया, उस यूसीसी से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? मुस्लिम तबके की औरतों और को होगा। मुस्लिम तबके की बिल्कुल। औरतें, क्योंकि हम्म। हिंदुइज्म में औरतों के साथ जो जोर जबरदस्तियां होती थी, जैसे कि सती और इस तरह की चीजें, कास्ट सिस्टम जिसकी वजह से औरतों की शादियां होना मुश्किल होती थी, डाउरी, ये सारी जो चीजें हैं, इसको पहले से ही
इसके खिलाफ लॉज आ चुकी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे औरतों के साथ लाइक जो औरतों जुल्म को एक होता था, हाँ, वीकर बाल समझा विवाह जाता वगैरह वो, है। हाँ, हाँ, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता बाल है वहाँ। विवाह, हमारे यहाँ नहीं एग्जैक्टली है वो तो चीजें। ऑलरेडी इसके खिलाफ लॉज हैं। पाकिस्तान में इन सब चीजों के खिलाफ लॉज नहीं है, और अगर है भी तो कोई हाँ, उनको फॉलो नहीं कर रहा है, और इसको बिल्कुल। मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं ये जिसकी वजह से औरतें डोमेस्टिक अब्यूज और इन सब चीजों की वजह से कर इंडिया आ जाती है। लेकिन अब ये दूसरा जो जी, आपने मुद्दा उठाया, जी बोलिए, आपने ये आप बहुत अच्छी बताइए। बात कही कि एकदम कोई आती हैं बहुत सारी चीजें हैं जो मैं दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि काफी कुछ मीडिया पे चल रहा है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि मीडिया ने इस केस को इतना हाइप क्यों दे दिया। अगर हाइप नहीं देते तो हमारे यूथ के सामने, हमारी जनरेशन के सामने बहुत सारे सवाल जो अब पैदा हुए हैं वो नहीं होते। शायद हम लोग एक केस समझ के भूल जाते। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एकदम कोई हमारे देश में आता है और कहता है भाई मैं तो भारतीय बन गया, मैंने हिंदुइज्म अपना लिया, मैं तो आज से सचिन की पत्नी हूँ, 4 बच्चे भी लेकर आ गई। बात आपने बहुत अच्छी कही कि उनकी कंट्री में कोई कल्चर नहीं है। हमारी कंट्री का कल्चर इतना रिच है, इतना डीप है, इतना रिस्पेक्टेड है हम लोग कि हम उन चीजों को, सीमा हैदर को समझने के लिए जमाने गुजर जाएंगे। सीमा हैदर जैसी जो भी महिलाएं हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू, जो चंद परसेंटेज में बचे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। ये सीमा हैदर जो कि जाखरानी ट्राइब से ताल्लुक रखती हैं, और वो जो डकैत हैं, उन डकैती कहा जाएगा, उन लोगों ने खुद इस बात का खुलासा किया है, जिस तरह की उनकी लैंग्वेज थी। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि सीमा हैदर को वापस कर दो, वरना हम पाकिस्तान में रह रही हिंदू बच्चियों के साथ क्या क्या करेंगे, और हिंदू इबादतगाहों पर, मंदिरों पर किस तरह के हमले करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा खतरा जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी है उनके ऊपर हो गया है। तो ये तो एक अजीब सा ट्रैप लग रहा है कि जो चीजें ये लोग छिप कर करते थे, अब इसे ये खुलेआम करके, ऐलान करके कर रहे हैं। और उसमें सेंटर पॉइंट कौन है? सीमा हैदर। तो यहाँ ये एब्सोल्युटली। मोहब्बत, लव स्टोरी, ये कुछ हजम नहीं हो रही है चीज। मैम, आप इसको किस तरह देख रही हैं? और खास करके हमारे यूथ इन्हें के लिए ये सीमा बात जाननी जरूरी है। इन्हें सीमा हैदर से कोई लगाव नहीं है। इन्हें बस हम्म। यही, जैसे आपने कहा, यही चीजें जो वो वैसे भी कर रहे हैं, मंदिरों को वैंडलाइज करना, वहां की औरतों से जबरन, औरतें छोड़िए, छोटी बच्चियों को, हिंदू बच्चियां जो है पाकिस्तान में, उनको जबरन किडनैप करके उनसे निकाह हो जाता है, जबरन उनके साथ फोर्सफुल निकाह करके फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम में। और इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी, मतलब ये, इनको अल्लाह से ट्रॉफी मिल जाएगी इस तरह के हम्म। कारनामे करने से। इनको ये लगता है। इनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि कभी जो जो इनके यहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं, जो इनके यहाँ फ्लड्स आते हैं, जो इनकी गुर्बत है, गरीबी है, इनके यहाँ जो बीमारियां हैं, और दवाइयां खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे, इनके यहाँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इनके यहाँ ये सब जो भी है, ये अल्लाह का अजाब ही है जो इनके ऊपर है। इनको लगता है कि ये बड़े मोमिन बन रहे हैं इस तरह के काम करके, इस तरह की लड़कियों को, वहां हिंदू लड़कियों को परेशान करके, उनकी फैमिलीज को परेशान करके, उनकी मंदिरों को तोड़ के, इनको लगता है कि ये बहुत मोमिन बन रहे हैं, बहुत बड़े। लेकिन आप दुनिया के सामने किस तरह ये भीख मांगने चले जाते हैं हर साल यूनाइटेड नेशंस के सामने, क्योंकि कोई ना कोई वहां पर नेचुरल डिजास्टर होता है, और ये नेचुरल डिजास्टर क्या है? अल्लाह का कहर ही है इनके ऊपर। तो चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूंगी कि सीमा हैदर को लेके उनको कोई लगाव नहीं है, बट वो बस चाह रहे हैं कि इसी बहाने हम थोड़ी और मंदिरें तोड़ ले, इसी बहाने हम थोड़ी और हिंदू फैमिलीज को कुचल दें और जुल्म करें इनके ऊपर, और बड़े मोमिन बने अपने हिसाब से। इनको ये लगता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आई मीन, देखिए, सीमा हैदर ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कुछ, लेकिन अगर सचिन उससे सचमुच प्यार करता है, और अगर उसके खिलाफ ऐसी कोई चीज नहीं निकलती कि वो कोई स्पाई है या कुछ, और अगर वो रिफ्यूज लेने के लिए आई है, तब भी मैं कहूंगी, तब भी ये अनफेयर है उन लोगों के लिए। मैं कहूंगी कि अगर आज की तारीख में पाकिस्तान में किसी भी हिंदू को अगर आज भी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, या कोई भी जुल्म उस पर होता है, तो इसके जिम्मेदार वो सारे मुसलमान होंगे इंडिया में जिन्होंने सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था शाहीन बाग में। हम्म। वो एक एक मुसलमान जो वहां पे था, और उनके साथ कई हिंदू भी थे, सिख भी थे, मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां से, क्योंकि मुसलमानों को भड़काने वाले यही एलिट क्लास के हिंदू और सिख थे जो वहां के मुसलमानों को हम्म। भड़का रहे थे। ये मैं मानती हूँ। और उसमें कई कश्मीरी भी थे, जैसे सफूरा जरगर, और जो जेल में भी हम्म। बैठी इसकी वजह से। आप देखिए, कर्मा किसको कहते हैं? सफूरा जरगार प्रेग्नेंट थी शायद जब वो जेल में थी, लेकिन इसी सफूरा जरगार की वजह से एक 4 महीने का बच्चा मर गया उसी शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, क्योंकि
ये उन लोगों में से जिन्होंने भड़काया था लोगों को वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए। और सर्दी से जो है 4 महीने का बच्चा जो अपनी माँ की गोद में था उन प्रोटेस्ट के बीच में, वो मर गया था। और जब ये प्रेग्नेंट थी उस वक्त वो जेल में थी। मतलब आप देखो कर्मा कैसे, यही है अल्लाह का कहर। अल्लाह जब जब अल्लाह के बंदों पर तकलीफ होती है ना, अल्लाह ये नहीं देखता कि जो बंदा है वो हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि बनाया तो अल्लाह ने ही है ना सबको। लेकिन जो बिल्कुल। इस तरह की टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, जिसकी आज आज ये सफूरा जरगर से लेके हर कोई जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में था वो जिम्मेदार है उस हर एक हिंदू की मौत के लिए, और उस हर एक हिंदू की तकलीफ के लिए जो आज पाकिस्तान में फंसा हुआ है उसके लिए। जी जी, बहुत ही गहरी बात आप कह रही हैं, और कहाँ का कनेक्शन जो है आप जो सही बता रही हैं, जो लोगों ने उस वक्त नहीं समझा ना ही आज समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले बिल्कुल। का कुछ ऐसा चक्र होता है, कुछ ऐसा चीज आके पड़ती है, कोई सबब बनता है, कुछ जरिया बनता है, जहां लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अच्छा याना जी, आपने बिल्कुल। बहुत अच्छी एक बात कही, जिससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे, कि पाकिस्तान में ये कहीं ना कहीं उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल गया। और इस पर हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, उनका अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इतनी बड़ी बात, इतनी वीडियो वायरल हो रही है उस चीज को लेकर, उन लोगों ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन भारतीयों के लिए, चूंकि आपको लोग सुनते हैं, हम भारत में आपको देखते हैं, आप भारतीयों के लिए क्या कहेंगी? एक तरफ तो आपने देखा डीआरडीओ के साइंटिस्ट, जो कि एक पढ़े लिखे, एक वेल एडुकेटेड व्यक्ति, हनी ट्रैप में फंस गए। और इस बात का जिक्र पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अबसार आलम साहब हैं, या उनका नाम मैं अगर गलत ले रही हूँ, अबसार आलम साहब ही हैं। तो उन्होंने इसका जिक्र किया, और किस तरह से पाकिस्तान में हनी ट्रैप किया जा रहा है, और आर्मी का भी उन्होंने सारा खुलासा किया। तो एक तरफ तो पढ़े लिखे साइंटिस्ट, और दूसरी तरफ सचिन जैसा एक आम सा व्यक्ति। दोनों ही तरफ खतरा है, दोनों ही तरफ ये एक भारत के लिए, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। आप क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियों की भी कमी सामने आई है, लापरवाही। और हमारे भारतीय बहुत ज्यादा। भारतीय खास बहुत करके ज्यादा। युवा, कोई अननोन मैसेज हाँ, आता है और वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, कोई पबजी पे किसी तरह का मैसेज बिल्कुल। आया और उसमें अपने आप को मुलविस कर लेते हैं। तो इस तरह से तो एक के साथ चार चार फ्री वाला ऑफर करके ये लोग तो पाकिस्तान से भारत में आने लगेंगे। और बात यह है कि जो माइनॉरिटी है, जो एब्सोल्युटली। वहां पे परसिक्यूट हो रही है, वो वहीं पर बुरे हालात में है। लेकिन सीमा हैदर जैसे लोग तो यहाँ आने लगेंगे, हमारी तो जनसंख्या ऑलरेडी, हम लोग दुनिया में नंबर वन हो चुके हैं। क्या मैसेज होगा आपका इन लोगों एब्सोल्युटली। के लिए? आपने सही कहा। सबसे बड़ी इसमें फॉल्ट जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की भी। सीमा हैदर जैसे लोग आ कैसे जाते हैं? नेपाल के रास्ते से। भाई बॉर्डर पे कर हम्म। क्या रही है जो हमारी फोर्सेस है, वो क्या कर रही है? आप बताइए क्या कर रही है? नेपाल के रास्ते से आ गए, नेपाल के रास्ते से आ गई, मजाक बना रखा है, नेपाल के रास्ते से कोई भी आ सकता है। क्यों भाई? जैसे कश्मीर के रास्ते आपने बंद करके रखे हैं, मुजफ्फराबाद से कोई आ सकता है ऐसे कूद के इधर? नहीं ना, तो नेपाल के रास्ते से क्यों आ सकता है? ये चीज मैं पूछना चाहती हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज नेपाल इज अ हिंदू कंट्री, सो यू आर अलाउइंग कि वहां से कोई भी आ जाए, मुंह उठा के बस में बैठ के आ जाए? आप कैसे ये अलाउ कर सकते हैं? ये चीज मुझे सिक्योरिटी एजेंसी से पूछनी है, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनसे भी पूछनी है कि व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दिस। दूसरा जो आपने डीआरडीओ का मेंशन किया, देखिए हनी ट्रैपिंग का जो मेंशन किया, एक तरह से इसकी पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान वालों को भी पता है कि पैसों से नहीं बिकने वाला इंडियंस अपना ईमान पैसों के लिए नहीं बेचेंगे। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, वो है हनी ट्रैपिंग। अब मुझे हंसी हम्म। आती है कि आप मतलब आप क्या अफगानिस्तान में रहते हो? क्या आप मतलब आप लड़कियों से आप आपको क्या मनाही है लड़कियों से बात करने की, कि आप इतने डेस्परेट हो जाते हो अगर किसी ने दो प्यारी बातें क्या बोल दी, मैसेज क्या कर दिया, आप इतने डेस्परेट हो जाते हो कि आप उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करने लगते हो? क्या जरूरत है? देखिए जो डीआरडीओ में काम करते हैं और या स्पेशल रेजिमेंट्स में काम करते हैं मिलिट्री के, या अंडर कवर काम करते, इस तरह के लोग, मैं नहीं कह रही कि इनको मोहब्बत करने का हक नहीं है, या इनको फॉर एग्जाम्पल दो मीठी प्यारी बातें किसी से करने का हक नहीं है, मगर अपने काम के बारे में क्यों रिवील करते हो? इतने इजीली कैसे फंस जाते हो? क्या इतना मतलब इतने कमजोर दिमाग के हो? इतना आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है? और मतलब एक जो आपने मेंशन किया वो एक नहीं है, डीआरडीओ से कम 3 या 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। जी जी ये जो है कुरुलार आई थिंक उसका नाम था, महाराष्ट्र से जी जो जी। थे। जी और उससे जी जी, पहले ओडिशा महाराष्ट्र के से। बाबूराम दे। उससे पहले ओडिशा के बाबूराम दे, वो भी जी। डीआरडीओ के थे। उससे पहले और डीआरडीएल के इंजीनियर भी हैं। मल्लिकार्जुन, जी। उससे पहले मल्लिकार्जुन रेड्डी हैदराबाद के, उनको भी, ये हम्म। सारे डीआरडीओ के हैं। अच्छा आप सिर्फ डीआरडीओ नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स,
उसमें से भी जी दीपक शिरसत शायद, उनको भी किया अरेस्ट। ब्रह्मोस एयरस्पेस से निशांत अग्रवाल, उसको भी किया अरेस्ट। अच्छा, और आर्मी ऑफिसर्स भी कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, जी टॉप जी जी। थ्री में, टॉप थ्री में आते हैं शायद हम। जी टॉप 3 मगर में। इनके कुछ ऑफिसर्स ऐसे है ना, कलंक है ये इंडियन आर्मी के नाम पे और सारे इंडियंस के नाम। जैसे कि मैं जानबूझ के इनके नाम ले रही हूँ, क्योंकि नेमिंग एंड शेमिंग जितनी होगी ना, उतना ये डरेंगे फोन उठा के किसी का भी मैसेज चेक करने से। अरे जब अननोन हम्म, नंबर है, जब आप जानते नहीं हो, आप कैसे कर सकते हो ये? आप बातचीत करना शुरू करते हो, फिर बड़े प्यार से मीठे तरीके से आप अपने काम के बारे में बोलना शुरू कर देते हो। हाउ कैन यू डू दैट? आप कोई रसोईया हो, आप कोई मतलब क्या हुआ, आप कोई रेगुलर वो थोड़ी हो कि रेगुलर 9 to 5 जॉब करने वाले क्लार्क हो, जो काम पे जो जो हो रहा है वो बैठ के गर्लफ्रेंड को बता रहे, जिसको मिले भी नहीं। पर ये थोड़ी होता है। अच्छा, आप देखिए आर्मी ऑफिसर्स, शांतिमय राणा, ठीक है, प्रदीप कुमार प्रजापत, अच्छा एयरफोर्स से देवेंद्र शर्मा, अरुण मरवा। और सबसे ज्यादा हनी ट्रैपिंग कहाँ होती है आपको पता है? राजस्थान में। 2017 से हम्म, 35 से ज्यादा केसेस। लेकिन फिर भी ये नहीं सुधर रहे। जब पता है, ऐसा जब एक केस भी होता है, तो बाकियों को डर जा, सबको जब पता है, ये वैसे भी मीडिया में आ चुकी है चीजें, ये न्यूज में आ चुकी है, तो बाकियों को डर हम्म, होना चाहिए किसी भी अननोन नंबर को आंसर करने से पहले, और उससे दोस्ती बनाने से पहले। अच्छा, दोस्ती कर भी ली तो उससे अपने काम के बारे में बात करने से पहले डर होना चाहिए। लेकिन इनको है ही नहीं। जब इतने केसेस पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी इनको डर नहीं है। इतने केसेस हो रहे हैं, नेपाल से आगे मुंह उठा के बस में बैठ के इतने रोहिंग्याज अंदर घुस जाते हैं, इनको फिर भी डर ही नहीं है। ये बस चाहते हैं कि हम बैठ के, आप और मैं, हम जैसे लोग बैठकर जो है अपनी कंट्री को डिफेंड करते रहे मीडिया पे। जो इनका काम है वो ये क्यों नहीं करते? जो डिफेंस इनको करना चाहिए, ये क्यों नहीं करते? कुछ एग्जैक्टली। पैसे लेकर फॉरेस्ट फॉरेस्ट का टिम्बर बेच देते हैं, कुछ पैसे लेकर लोगों को अंदर आने देते हैं, कुछ पैसे लेकर, ये कुछ पैसे इनको क्या क्या कितना कितना टाइम गुजरेगा इनको ये कुछ पैसे, ये इस तरह के हराम के पैसे जो लेते। चलिए, बिल्कुल। मैं ये भी ओपनली कहती हूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा, इंडियंस अपना ईमान इतने इजीली पैसों के लिए नहीं बेचते। लेकिन ये हनी ट्रैपिंग क्या चीज है भाई? खुद पे कंट्रोल, काबू होना चाहिए, और काम वो के भी जब ऊपर आप एक ध्यान होना चाहिए। ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियली पोस्ट पर हैं, बिल्कुल। काम पर ध्यान दो। मेरा ये मानना है कि ये ध्यान नहीं देते हैं, तभी लोग आ जाते हैं आराम से। ये ध्यान नहीं देते, तभी फेक आधार कार्ड बन रहे, ये ध्यान नहीं देते। इन्होंने बॉर्डर्स को इतना पोरस बना रखा है, सैलरी लेते हैं टाइम पे, जो हमारी टैक्स मनी से कटता है, लेकिन ये इस तरह के काम करते हैं। अच्छा, हमारे देश में फॉरेनर्स को आने देते हैं, यही फॉरेनर्स, यास्मीन, यही फॉरेनर्स आगे चल के मीडिया पे आते हैं और इंडिया को गाली देते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाली देते हैं। आज किसको पता कि जुबैर जो है, मोहम्मद जुबैर, ये कहां से आया है? किसको पता है? 2010 से पहले इसकी कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है कौन था। किसको पता है ये कौन है? ये भी रोहिंग्या होगा। हर रोज सुबह उठ के इंडिया को गाली दिए बगैर इसको हजम नहीं होता खाना। ऐसे बहुत सारे हम्म, लोग हैं जो वहां से मुंह उठाकर आए हैं, नेपाल से बस लेकर यहाँ आते हैं। फिर यहाँ आते हैं, पहले आते हैं रेफ्यूजीज, या आते हैं फेक आधार कार्ड बनाकर यहाँ रहने लगते हैं। फिर यहाँ के मुसलमानों को भड़काते हैं, यहाँ में आपस में जो कम्युनिटीज खुशी से रह रही है उनको भड़काते हैं एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पे राइट्स करते हैं, फिर यहाँ के सोशल मीडिया पे आके इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, फिर फॉरेन मीडिया पे जाके इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, वो भी इंडियन पासपोर्ट लेकर। ये कब तक चलेगा भाई? जी। एग्जैक्टली। एक बार ऑनरेबल विपिन रावत साहब ने कहा था कि बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक मुल्क के अंदर बैठा दुश्मन है। हमारे मुल्क के अंदर जो बैठे हैं लोग, उनसे ज्यादा खतरा है। बाहरी दुश्मन तो दिख जाएगा, उससे तो निपट लेंगे, लेकिन जो मुल्क के अंदर अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए। अच्छा, आपने कहा कि कितनी आसानी से ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। और ये बात भी डाइजेस्ट नहीं होती कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, जारा दास गुप्ता नाम की एजेंट ने फंसाया उन्हें। और जारा दास गुप्ता नाम ही अजीब सा लग रहा है, जारा दास गुप्ता, ये तो कॉमन सेंस है कि ये क्या नाम से फंसाया जा रहा है, और तब भी उन्होंने इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके साथ लीक कर दी। दूसरा, सचिन जैसे लोगों का मैंने जिक्र किया ही कि वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी ट्रैप में आ गए, और बजाय उधर जाने के वो कह रहे हैं कि 5 लोग इधर आ जाओ। श्रीलंका के अभी जो आया था, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, जो उन्होंने कहा था कि बॉर्डर लेस कर दीजिए, जितनी भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं वहां कोई वीजा कोई पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, आराम से आवागमन करना चाहिए।
तो ये कहाँ तक ठीक रहेगा अगर वो इस तरह के सजेशन दे रहे हैं बिम्स्टेक कंट्रीज को? उसमें पाकिस्तान ही नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, बाकी इधर की तो सारी कंट्रीज आ जाती हैं उसमें, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सब आ जाता है। इसका मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, सो आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल मैंने किसी टॉपिक पे रिसर्च नहीं किया मैं बात नहीं करती। जी, अ, क्योंकि वो कह रहे हैं बॉर्डर लेस कर दीजिए वो बिम्स्टेक कंट्रीज को, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा उन लोगों के नहीं आना। ठीक है, मैं इसको आई यहीं विल पे वो रीड करती अबाउट हूँ। इट, बट इंडिया को बॉर्डरलेस नहीं होना चाहिए, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। बाकी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। जी जी, उन्होंने कहा मेक इंडिया बांग्लादेश नेपाल भूटान बॉर्डर लेस, ये प्रेसिडेंट कह रहे हैं श्रीलंका के। खैर, इस पे हम फिर कभी बात कर लेंगे आपसे। श्योर। मैं जाते जाते आपका टेक जरूर लूंगी। याना जी, पढ़े लिखे हम्म। और बिना पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग भी और जो कुछ भी नहीं जानते वो लोग भी बहुत ही आसानी से सोशल मीडिया के ट्रैप में आ रहे हैं। बहुत ही आसानी से पबजी जैसे गेम्स या और भी सारी चीजों से अपने आप को बहुत गलत जगहों पे मुलविस कर रहे हैं। बड़ों का कहना नहीं सुनते, खास करके हमने देखा है अब तो पेरेंट्स की भी नहीं मानते बच्चे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी फंसी जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आप हमारे देश के युवाओं को और हमारे तमाम देशवासियों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी, जिससे कहीं अगर वो गलत जा भी रहे हैं या कहीं अभी भी कोई ना कोई किसी का कुछ हो रहा होगा, वो वहीं रुक जाएं, वहीं थम जाएं, कम से कम कुछ नहीं तो अपने देश का देखिए, सोचें। आप क्या कहेंगे? उसके लिए ये जरूरी है कि देखिए हर एक फ्रेंड्स ग्रुप में जो होता है ना, या हर एक फैमिली में, ठीक है ना, हर एक शख्स जो होता है, एक फैमिली का हर एक बाशिंदा या एक फ्रेंड्स सर्कल का हर एक बाशिंदा, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होता, या डिफेंस या जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन एक कोई ना कोई बाशिंदा ऐसे होता है जो न्यूज, डिफेंस, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होता है। तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो बाकी के जो बाशिंदे उस ग्रुप में या उस घर में, उस परिवार में, उनको ये अलग अलग कहानियां जो हो रही है, जो अफसाने सचमुच हो रहे हैं, ये कोई कहानियां नहीं है, जो सचमुच जो बीत रही है, जिस तरह की चीजें हो रही, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, या इवन जिस तरह की राइट्स हो रही है फ्रांस में, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वहां आकर सेटल हो चुके हैं और उनको कंपैशन बेसिस पे वही रहने दिया गया, और उसकी वजह से आज फ्रांस में किस तरह की आग लगी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है, जो लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि वो अपने पहचान के कम से कम 10-15 लोगों को इसके बारे में बताएं, और इसके बारे में आगाह करें, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं कि इलीगल इमिग्रेंट्स जिस तरह से इंडिया में आ रहे हैं हर जगह से, उससे कितना खतरा है बाकी इंडियंस को। हर तरह से खतरा है, इकोनॉमिकली खतरा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है उनकी वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है उनकी वजह से, राइट्स हो सकते हैं, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं उनकी वजह से। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी वजह से हो सकती है, और ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो दिए जा सकते हैं ऐसे लोगों के देश में आ जाने की वजह से क्या होता है। तो जो लोग हम्म। इनको स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे वीडियोस को देखते हैं या मेरी डिबेट्स को देखते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो इस इन जियो पॉलिटिक्स और ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं, जो लोग इनके वीडियोस देखते हैं, ये उन लोगों का फर्ज बनता है, उन व्यूअर्स का फर्ज बनता है कि अपने साथ साथ और 10-15 लोगों को इन चीजों के बारे में आगाह करें। अब जरूरी नहीं है वो 10-15 लोग भी यही सब चीजें देखते हैं, शायद वो सिर्फ बॉलीवुड देखते होंगे, शायद वो सिर्फ लव स्टोरीज पढ़ते होंगे किताबों में, शायद वो उनकी शौक अलग होंगे, उनको पता नहीं होगा कि ये किस तरह का डेंजर है। तो इस डेंजर के बारे में अवेयरनेस अवेयरनेस लाना पूरी पब्लिक का काम है। जी। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जब आप देखते हैं कि सीमा हैदर जैसी एक महिला हमारे मुल्क के अंदर आती है और हमारे मुल्क की वो बातें बता रही हैं जो हमारे मुल्क के खुद के बाशिंदे उन बातों से अवेयर नहीं रहते, तो आज के वक्त में खुद को अवेयर रखना, और जो लोग अवेयर हैं जियो पॉलिटिक्स या इंटरनल इश्यूज को लेकर, वो अपने आसपास के लोगों को अवेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो खतरा होगा ही, साथ ही साथ आप पूरे मुल्क को खतरे में डाल देंगे। याना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे व्यूवर्स के साथ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थैंक यू बातें सो शेयर मच। की हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस वीडियो को हमारे व्यूवर्स शेयर करेंगे। आपके साथ जरूर फिर किसी और मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया याना जी, जय हिंद। शुक्रिया, जय हिंद।